हमने 5th चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ा था, आवेग क्या होते हैं। सेकेंड यूनिट चल रही थी हमारी, 3rd चैप्टर हमने पढ़ लिया था कि क्या था। 5th चैप्टर से 2 टॉपिक थे, कार्य और ऊर्जा। आवेग हमने इसलिए पढ़ा था कि इसके क्वेश्चंस कभी भी आ जाते हैं। अब इस यूनिट का नेक्स्ट पोर्शन है 6th चैप्टर की प्रतिबंधित गति क्या होती है हमारे कण की। क्लियर है? तो नाउ प्रतिबंधित गति पढ़ने के लिए मैं कुछ फॉर्मूले आपको समझा रही हूँ, कुछ डेफिनेशन और कुछ फॉर्मूले हैं हमारे जो हम पढ़ेंगे, क्योंकि वो वहाँ पे डेरिवेशन और क्वेश्चंस में यूज में आएंगे। तो ये टॉपिक 6th चैप्टर में तो नहीं है, लेकिन हमारी इस यूनिट का नेक्स्ट पोर्शन 6th चैप्टर ही है। तो उससे पहले की कुछ डेफिनेशंस और देखिए। जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर समतल में किसी वेग से किसी भी दिशा में फेंका जाता है तो वह एक सीधी रेखा में न चलकर एक वक्रीय पथ के अनुदिश पुनः क्षैतिज समतल पर आ जाता है। कि प्रक्षेपी क्या होता है, देखिए हम किसी भी कण को, ये हमारा क्षैतिज समतल है, इस क्षैतिज समतल से हम कण को किस वेग कुछ भी हो सकता है उस कण का, और दिशा भी कुछ भी हो सकती है। क्षैतिज समतल से हम किसी कण को ऊर्ध्वाधर समतल फेंक रहे हैं, यानी इस तरीके, यहाँ इस क्षैतिज समतल ये है, ऊर्ध्वाधर समतल ये है, हम कण को क्षैतिज समतल से ऊर्ध्वाधर समतल में फेंक रहे हैं, जिसका वेग भी कुछ भी हो सकता है और उसकी दिशा भी कुछ भी होता है। तो वो जब हम कण को यहाँ क्षैतिज समतल से ऊर्ध्वाधर में फेंक रहे हैं तो वो सीधी रेखा में न जाकर एक वक्रीय पथ, जो किसी भी तरीके से हो सकता है, उस वक्रीय पथ के अनुदिश इस प्रकार गति करते हुए क्या है, वो वापस से किस पे आ जाता है, क्षैतिज समतल पे आ जाता है। तो वो क्या होता है, हमारा प्रक्षेप्य होता है। क्लियर है? अब कण को हमें क्षैतिज समतल से ऊर्ध्वाधर समतल में फेंका तो उसकी गति का क्या रिजल्ट होते हैं उसमें गति में, ये देखिए, जिस वायुमंडल में होकर कण चलता है वह उसकी गति में कोई प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करता। यानी जब हम कण को क्षैतिज समतल से ऊर्ध्वाधर समतल में फेंक रहे हैं तो जिस वायुमंडल में आप फेंक रहे हो, जो भी हमारा एटमॉस्फेयर है, हम कण को उस फेंक रहे हैं तो उस गति के कारण उसमें कोई भी प्रतिरोध उत्पन्न नहीं होता। यानी वो जिस वायुमंडल में हम कण को फेंकते हैं, कण होकर जा रहा है, जिस वायुमंडल में हमारा कण होकर चल रहा है, उससे उसकी गति में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होती, यानी कोई भी प्रतिरोध उत्पन्न नहीं होता है। तो यानी अर्थात इसका मतलब क्या है कि हम कण की जो गति वो किस में लेते हैं, निर्वात में लेते हैं। दूसरा, कण का गुरुत्वाकर्षण बल पूरे पथ में अचर रहता है। कि जो हमारे कण का गुरुत्वाकर्षण बल है तो वो पूरे पथ में, यानी जिस पथ में हमारा कण गति करता है उस पूरी गति के दौरान पूरे पथ में जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या रहता है, अचर रहता है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि एक समान रहता है। क्लियर है? ये तो था नॉर्मली बेसिक की प्रक्षेपी क्या होता है। अब देखिए प्रक्षेपी की डेफिनेशन। ऊर्ध्वाधर समतल में किसी भी वेग से किसी भी दिशा में फेंका गया कण प्रक्षेपी कहलाता है। कि क्षैतिज समतल में हम कण को ऊर्ध्वाधर समतल में फेंक रहे हैं तो किसी भी वेग से और किसी भी दिशा में क्षैतिज समतल से ऊर्ध्वाधर समतल में फेंका गया कण क्या कहलाता है, प्रक्षेप्य कहलाता है। नेक्स्ट, प्रक्षेप्य वेग तथा प्रक्षेप कोण, ये क्या होते हैं, ये देखिए, जिस वेग से कण को वायुमंडल में फेंका जाता है प्रक्षेप वेग कहलाता है। यानी आप क्षैतिज समतल से कण को ऊर्ध्वाधर समतल फेंक रहे हो, तो किसी वेग से फेंक रहे हो, तो जिस वेग से कण को ऊर्ध्वाधर समतल में फेंका जा रहा है वो क्या कहलाता है, प्रक्षेप वेग कहलाता है। क्लियर है? और उस वेग की जो दिशा होती है वो क्षैतिज समतल के साथ जो कोण बनाती है वो कोण क्या कहलाता है, प्रक्षेप कोण कहलाता है। हम सामान्य नॉर्मली कि प्रक्षेप वेग को तो v से डिनोट करते हैं और प्रक्षेप कोण को अल्फा से डिनोट करते हैं। नाउ प्रक्षेप्य पथ क्या होता है, देखिए, ऊर्ध्वाधर समतल में किसी वेग से वह किसी दिशा में फेंके गए कण द्वारा क्षैतिज समतल पर लौट आने में गमन किया गया पथ प्रक्षेप्य पथ कहलाता है। क्या मतलब है इसका, हमने क्षैतिज समतल से कण को ऊर्ध्वाधर समतल में फेंका गया, जो किसी वेग और किसी दिशा के साथ फेंका गया है। हमारा कण या क्षैतिज समतल से ऊर्ध्वाधर समतल में फेंका गया और वो वापस से पुनः किस पे आता है, क्षैतिज समतल में आता है। तो यानी क्षैतिज समतल से कण को ऊर्ध्वाधर में फेंकने पर वापस क्षैतिज समतल में आने पर जो पथ डिफाइन होता है, जो पथ करता है कण, जिस पथ पर गति करता है वही पथ क्या कहलाता है, प्रक्षेप्य पथ कहलाता है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट है परास। की परास क्या होती है, देखिए, प्रक्षेप बिंदु तथा उस बिंदु के बीच की दूरी को जहां कण ऊर्ध्वाधर समतल में अपना पथ गमन करने के पश्चात पुनः प्रक्षेप बिंदु से गुजरने वाले क्षैतिज समतल से टकराता है, क्षैतिज परास कहलाता है। और इसे कैपिटल आर से क्या कह रहा है, ये
देखिए ये क्षैतिज समतल है, ये ऊर्ध्वाधर समतल है। आपने कण को क्षैतिज समतल से ऊर्ध्वाधर में फेंका तो किसी बिंदु से, हमने मान लिया कि हमने इस बिंदु से कण को ऊर्ध्वाधर समतल में फेंका गया है। तो ऊर्ध्वाधर समतल में जब आपने कण को फेंका है तो वो वापस से क्या करता है, गति करने के पश्चात पुनः इसी बिंदु पे आ जाता है। क्लियर है? तो यानी वो किसी बिंदु तक तो पहुंचेगा कण, और उस बिंदु से वापस वो किस पे आ जाता है, क्षैतिज समतल के उसी बिंदु पे टकरा जाता है। तो वो इन बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है, परास कहलाती है, जिसे आर से डिनोट करते हैं। क्लियर है? तो नॉर्मली क्षैतिज समतल से आप कण को जिस बिंदु से फेंकते हैं, ऊर्ध्वाधर समतल में वो कण जिस बिंदु से गति करने के पश्चात पथ में उस बिंदु से वापस क्षैतिज समतल पे आता है, जिस बिंदु से, वही क्या उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी परास कहलाती है। नाउ नेक्स्ट है उड्डयन काल। देखो क्या है, प्रक्षेप बिंदु से फेंके गए किसी कण को पुनः प्रक्षेप बिंदु से होकर जाने वाले क्षैतिज समतल पर आने में जो समय लगता है, उड्डयन काल कहलाता है। याद रखना, प्रक्षेप बिंदु वो होगा जिससे आप क्षैतिज समतल से आपने कण को फेंका है। देखिए क्षैतिज समतल से आपने कण को फेंका, वो ऊर्ध्वाधर गति करते हुए वापस से किस पे आता है, प्रक्षेप बिंदु पर ही वापस आता है। तो कण को इस बिंदु से जाकर वापस आने में जो समय लगता है वही क्या कहलाता है, उसका उड्डयन काल कहलाता है, जिसे हम कैपिटल टी से डिवाइड करते हैं। क्लियर है? नाउ महत्तम या अधिकतम ऊंचाई, प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु की क्षैतिज समतल से ऊंचाई को प्रक्षेपे की महत्तम या अधिकतम ऊंचाई कहते हैं। देखो ये प्रक्षेप पथ की उच्चतम बिंदु की, ठीक है, ये हमारा कण को आपने फेंका, ये जिस बिंदु तक जाएगा इस पथ के दौरान जब गति करता है कण, तो इस पूरे पथ के दौरान जो इस कण का उच्चतम बिंदु होगा जिससे कण वापस से क्षैतिज समतल पे आता है, वही उच्चतम बिंदु क्या कहलाता है, प्रक्षेपे की महत्तम या अधिकतम ऊंचाई कहलाती है, जिसे कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। नाउ अब देखिए प्रक्षेपे की समीकरण क्या होती है। ठीक है, डायग्राम मैं आपको थ्योरी से समझाऊंगी। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये मेरा ओ पॉइंट है, या ये एम द्रव्यमान का कण है, ये वक्र है, ये वापस से मैंने इसके अंदर एक एक्स एक्सिस डिफाइन किया, ये वाई एक्सिस डिफाइन किया है। क्लियर है? ये किसी समय टी पर बिंदु पी है जो कण की स्थिति को शो करेगा, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है। ये कण का भार है एम जी जो यहाँ लटका हुआ है, ये एंगल थीटा है। ठीक है, ये कण का वेग है v, ये प्रारंभ में वेग है उसका u। क्लियर है? y एक्सिस के साथ डिफाइन हो रहा है u sin अल्फा, और यहाँ पर u cos अल्फा उसका वेग डिफाइन हो रहा है। क्लियर है? ये चीज दो डिस्टेंस डिफाइन हम करते हैं। नाउ ये दूरी है y और ये दूरी होगी x, कण की क्षैतिज समतल में तो दूरी x है और ये ऊर्ध्वाधर में y। अब थ्योरी देखिए, माना m द्रव्यमान के कण को क्षैतिज समतल से ऊर्ध्वाधर समतल में u वेग के साथ किसी दिशा में प्रक्षेप किया जाता है, यानी फेंका जाता है। हमारे m द्रव्यमान के कण को इस क्षैतिज समतल से ऊर्ध्वाधर समतल में किस वेग के साथ फेंका जा रहा है, u वेग के साथ फेंका जा रहा है। क्लियर है? माना O मूल बिंदु, हमने मान लिया कि ये जो मेरा O है वो क्या है, मूल बिंदु है, तथा प्रक्षेप तल में जो क्षैतिज रेखा OX को x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा OY को y अक्ष ले रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा पूरा प्रक्षेप तल है जिसमें जो हमारा क्षैतिज समतल जिसे क्षैतिज रेखा बोलते हैं, उसमें OX को तो हमने क्या ले लिया, x एक्सिस, और OY को हमने क्या लिया है, y एक्सिस। क्लियर है? और प्रक्षेप कोण है हमारा अल्फा, जो कि किस अक्ष पे बन रहा है, x अक्ष पे बन रहा है। क्लियर है? माना t समय पश्चात कण बिंदु P पर स्थित है जहां कण का वेग v है। हमने मान लिया कि t समय बाद मेरे कण की जो स्थिति है प्रारंभ में तो यहाँ पर है, और t समय पश्चात मेरा कण बिंदु P पर स्थित है जिसका वेग क्या है, v है। तो यानी ये तो कण का प्रारंभिक वेग हो गया u है, और ये t समय बाद कण का वेग v है। नौ क्षैतिज अक्ष के साथ कण की दिशा थीटा कोण के रूप में हम मान रहे हैं कि जो मेरे कण की क्षैतिज अक्ष के साथ किस फॉर्म में है, थीटा की फॉर्म में, कि इस रूप में मेरे कण की दिशा उपस्थित है। क्लियर है? क्योंकि कण की आपको दिशा भी डिफाइन करें, जिस दिशा में आप फेंक रहे हैं, तो हमने मान ली कि इस क्षैतिज के साथ जो कण की दिशा है वो इस थीटा के रूप में है। ना अब इस बिंदु P पर कण की गति का समीकरण क्षैतिज समतल में डिफाइन करना है और ऊर्ध्वाधर समतल में भी डिफाइन करना है। देखिए तो एक चीज और है, ये mg कण का भार है जो कहाँ पे लटक रहा है, ऊर्ध्वाधर समतल में डिफाइन हो रहा है, ना कि क्षैतिज समतल में डिफाइन हो रहा है। क्लियर है? क्योंकि कण तो क्षैतिज समतल में विराम अवस्था में होता है, आप यहाँ से उसे फेंकोगे तो इसका भार ऊर्ध्वाधर समतल में डिफाइन होगा। नाउ तो सबसे पहले क्षैतिज समतल में कण की गति का समीकरण हम डिफाइन करते हैं। तो क्षैतिज समतल में हमारी कण की गति का समीकरण है, देखिए
एम डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जहाँ एम कण का द्रव्यमान 0 इसलिए है क्योंकि यहाँ अगर आप देखोगे तो इस चीज में चेक कीजिए यहाँ पर कि क्षैतिज अक्ष में साथ में कण पर ना तो कोई भार लग रहा है और ना कोई दिशा डिफाइन हो रही है, सिर्फ 0 इसलिए है। क्लियर है? तो यानी m तो नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि कण का भार है, ये द्रव्यमान है, सॉरी। तो डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आपने पढ़ा होगा टी के सापेक्ष अवकलन को हम x डबल डॉट से डिनोट करते हैं ना। अब इसका टी के सापेक्ष समाकलन कीजिए, जैसे टी के सापेक्ष समाकलन करोगे डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा डी एक्स ओवर डी टी यानी x डॉट, और ये 0 कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा c1। अब प्रारंभिक बिंदु अगर मैं इस पे बात करती हूँ ओ पर, तो ओ पर तो मेरा टाइम तो क्या है 0 है, t बराबर 0, और dx ओवर dt क्या है u cos अल्फा। इतना ध्यान रखना, ये जो एंगल है वो डिफरेंशियल में शो होते हैं। ये आपको मैंने एक डेरिवेशन में करवाया था जहां पे मैंने dy ओवर dx था, तो मैंने आपको dy ओवर dx cos अल्फा और dx ओवर ds sin अल्फा डिफाइन करवाया था, याद रखना इस चीज का। तो सेम वही ये प्रोसेस है जहां u तो कण का प्रारंभिक वेग है, क्लियर है। तो dx ओवर dt का मान तो क्या होगा dx u cos अल्फा। तो यहाँ पर जब पुट करोगे तो c1 का मान क्या होगा u cos अल्फा, c1 का मान इस इक्वेशन पुट कर दीजिए तो आपका x डॉट किसके बराबर हो गया u cos अल्फा के। क्लियर है? वापस से इसका t के सापेक्ष समाकलन कीजिए, t के सापेक्ष करोगे तो dx ओवर dt, dt इधर चला जाएगा, तो ये तो क्या हो गया x dt का t cos अल्फा कांस्टेंट है और u भी कांस्टेंट है, प्लस में समाकल स्थिरांक c2। अब वापस हम प्रारंभिक बिंदु पर अगर हम बात करते हैं, क्लियर है, यहाँ तो ये याद रखना ये dx ओवर dt था, डिफरेंशियल था, और ये ओनली x है। तो प्रारंभिक बिंदु पर बात करें तो t क्या है 0 है और x भी क्या है, क्योंकि कण यहाँ पे विराम अवस्था में होगा, और क्योंकि और दूरी कुछ भी यहाँ पर x दूरी कुछ भी डिफाइन नहीं हो रही है, वो भी क्या होगी 0 होगी। तो टाइम भी 0, x भी 0, तो c2 क्या हो गया 0। पुट कर दीजिए यहाँ पे तो आपको क्या होगा x इज इक्वल टू u cos अल्फा डॉट t। ये कण की क्षैतिज तल में गति का समीकरण है, क्लियर है, जो x एक्सिस के साथ हमने डिफाइन किया था। नाउ अब है ऊर्ध्वाधर समतल में, चूंकि ऊर्ध्वाधर समतल में तो कण का भार भी डिफाइन हो रहा है, वो क्या है mg। इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी, अब आप गति का समीकरण पढ़ चुके हो इसलिए मैं वापस से रिपीट नहीं करूंगी, फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप बता देना। एम डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एम जी, एम से एम कैंसिल आउट, आप इसे लिख सकते हो वाई डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस जी। टी के साथ इसका समाकलन कीजिए तो क्या होगा वाई डॉट इज इक्वल टू माइनस जी टी प्लस c3। अब प्रारंभिक बिंदु O पर देखिए टाइम तो क्या है 0 है, लेकिन y डॉट dy ओवर dt क्या है u साइन अल्फा, जहां u कण का प्रारंभिक वेग है, क्लियर है। यहाँ पर पुट कर दीजिए c3 का मान क्या हो गया u साइन अल्फा, तो y डॉट क्या हो गया माइनस जी टी प्लस u साइन अल्फा। वापस से t के सापेक्ष समाकलन कीजिए, जब इसका वापस आप t के सापेक्ष समाकलन करोगे तो y इज इक्वल टी का क्या होगा टी स्क्वायर बाय 2 यानी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, u भी कांस्टेंट है, साइन अल्फा भी कांस्टेंट है यानी u साइन अल्फा इंटू टी, और समाकल स्थिरांक c4। वापस से इनिशियल पॉइंट प्रारंभिक बिंदु O पर क्या है t भी 0 है और y भी क्या है 0, तो c4 आपका क्या हो गया 0 हो चुका है, तो y इज इक्वल टू आपका हो गया माइनस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस u साइन अल्फा इंटू टी। क्लियर है। नाउ अब समीकरण 1 से t का मान निकालिए, आप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x अपॉन u cos अल्फा, यही होगा। यहाँ पुट कर दीजिए, पुट कर दिया, साइन u से u कैंसिल, ये तो क्या होगा x tan अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, जो क्या है प्रक्षेप्य पथ का समीकरण होती है परवलय रूप में। और अगर आपको याद हो तो अगर आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था अपने एनवेलोप, वहां पर एक प्रक्षेप्य पथ की समीकरण आई थी जो कि ये थी हमारी। तो प्रक्षेप्य पथ का समीकरण होता है y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, जहां g क्या है उसका गुरुत्वाकर्षण बल है, u क्या है कण का प्रारंभिक वेग है, अल्फा क्या है क्षैतिज अक्ष के साथ बनने वाला कोण है, क्लियर है, और u कोस अल्फा उसकी प्रारंभिक में जो आपने डेफिनेशन शो किया था उसकी वैल्यू से। नाउ अब कुछ निर्देशांक फॉर्मूले याद रखना, यहाँ पर नाभिक के वैल्यूज डायरेक्ट याद रखना। नाभिक के निर्देशांक क्या होंगे, x इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन 2g, और y का होगा माइनस यू स्क्वायर कोस 2 अल्फा अपॉन 2g। नाभिलंब हो गया आपका 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन g। पूरे प्रक्षेपण पथ में अधिकतम ऊंचाई होगी इसकी, ये सारे सोल्व करके निकालें लेकिन हमें सिर्फ डायरेक्ट याद रखने। अधिकतम ऊंचाई होगी h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g।
अधिकतम ऊंचाई तक लिया गया समय होगा आपका t इज इक्वल टू, लिया गया समय है तो स्मॉल t से u साइन अल्फा अपॉन g। उड्डयन काल को कैपिटल T से डिनोट करते हैं, वो होगी 2u साइन अल्फा अपॉन g। क्षैतिज परास को कैपिटल R से डिनोट करते हैं, वो होगी u स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन g। और अधिकतम परास जो होगा u स्क्वायर अपॉन g। क्लियर है? तो ये था कुछ फॉर्मूले जो हमारे 6 चैप्टर अब हम जो शुरू करेंगे उसके डेरिवेशन और क्वेश्चंस में यूज में आएंगे। तो ये था। अगर किसी भी चीज में कोई भी डाउट है तो आप बता देना, मैं आपको फिर से समझा दूंगी।